नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी थीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 35वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का ना हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे, ताकि हम लोगों को अच्छे से पता चल सके कि सामान्य ज्ञान में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और सामान्य ज्ञान के विषय में ना जो जो चीज़ आप लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट है उसे आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, और जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बताते हुए भी चलूँगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आपके शिक्षक बनने तक कि मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। तो इसीलिए आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा है वो। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यान से पढ़िए। वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कंठ उपनिषद, ऑप्शन बी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी महा उपनिषद या ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत गीता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी महा उपनिषद इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है? तो वसुधैव कुटुंबकम जो है ना वो महा उपनिषद से लिया गया वाक्य है, ये आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों ने हमेशा अपने प्रधानमंत्री के मुंह से सुना होगा ना कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम लोग फॉलो करते हैं बोल करके। और वसुधैव कुटुंबकम का पूरा मतलब क्या होता है, मतलब उसका अर्थ क्या होता है? धरती ही मेरा परिवार है क्या? तो धरती ही परिवार है या संपूर्ण विश्व हमारा क्या है, परिवार है। तो वसुधैव कुटुंबकम का ये मतलब होता है। और इसे महा उपनिषद से लिया गया है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। जो कहता है कि संपूर्ण विश्व को एक परिवार और सभी जीवित प्राणियों की एकता को बढ़ावा देता है। और यह सनातन धर्म की मूलतः संस्कृति और वैश्विक भाईचारे का प्रतीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी महा उपनिषद इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से पढ़िए। हाल ही में लिथियम खनिज के भंडार किस राज्य में खोजे गए हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी राजस्थान। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हाल ही में लिथियम खनिज के भंडार किस राज्य में खोजे गए हैं? तो लिथियम जो खनिज है उसका जो भंडार खोजा गया है वो जम्मू कश्मीर में खोजा गया है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और लिथियम खनिज क्या होता है? तो लिथियम जो है ना वो बैटरी बनाने के लिए काम आता है। क्या? तो लिथियम जो है ना वो बैटरी बनाने के लिए काम आता है, जो ना जिसमें ना चार्जिंग बहुत जल्दी होता है और बहुत लेट से चार्ज जो है वो उतरता है। तो इसीलिए ना आज के जितने भी बैटरी होते हैं उसमें लिथियम का प्रयोग किया जाता है। और अभी के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही है ना, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, चाहे वो फोर व्हीलर में हो, सारे के सारे गाड़ी में ना लिथियम का प्रयोग किया जाता है, मतलब लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। और ये लिथियम जो बैटरी है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है इलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सबसे अच्छा होता है। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है कि लिथियम की खनिज का भंडार जो खोजा गया है वो जम्मू कश्मीर में खोजा गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सबसे बड़ा होता है तो? ऑप्शन ए आयात बराबर निर्यात, ऑप्शन बी आयात निर्यात, ऑप्शन सी आयात निर्यात या ऑप्शन डी आयात निर्यात। जो इसका जो वो है ना वो आप लोगों को सिंबल को देखना है, ठीक है। इसके सिंबल के आधार पर आप लोगों को आंसर लेना है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी आयात ज़्यादा होगा निर्यात कम होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सबसे बड़ा होता है। तो अगर सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से ज़्यादा होगा तो वो तो घरेलू उत्पाद जो रहेगा वो घर पे ही ज़्यादा वो हो जाता है ना जी, ख़त्म हो जाता है ना। और उसके अलावा देखो आयात ज़्यादा होता है, मतलब क्या होता है, दूसरों या मतलब दूसरों देशों से क्या होता है मंगाते ज़्यादा हैं और निर्यात कम करते हैं,
मतलब भेजते कम है, क्योंकि खुद का खपत ज़्यादा होता है इसके वजह से। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करती है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्था। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संस्था इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करती है? तो भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संस्था जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। जो सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP और अन्य आर्थिक डेटा को क्या करता है, तैयार करता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए। एक विद्यालय में कक्षा पहली से पाँचवीं तक के कुल 60 विद्यार्थी नामांकित है। इस विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक विद्यालय में कक्षा पहली से पाँचवीं तक के कुल 60 विद्यार्थी नामांकित है। इस विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो वो 2 शिक्षकों की आवश्यकता होगी, ये आप लोगों को याद रखना है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रति 30 जो बच्चे हैं उस पर एक शिक्षक रखने का प्रावधान किया गया है। और 60 विद्यार्थी है तो इसमें 2 शिक्षक होगा। अगर मान के चलो यहीं अगर कि 62-63 बच्चे होते ना तो 3 शिक्षक हो जाता, ठीक है। तो प्रति 30 बच्चों पर एक शिक्षक रखने का जो निर्णय है ना वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत रखा गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों को ना ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसको अभी नहीं पढ़ा पाया हूँ। आप लोगों का ना इससे जो नेक्स्ट क्लास आएगा ना उसमें 2009 का जो अधिकार है ना शिक्षा का अधिकार उसको आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ताकि आप लोगों को इसमें से जो भी प्रश्न है ना तो वो आप लोगों से बन जाए, ठीक है। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ना इसका टॉपिक पर अच्छे से पढ़ा दूंगा, MCQ सीरीज भी बता दूंगा और आप लोगों का इसका थ्योरी भी अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, हो सकता है थोड़े से भूल गया हूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जरूर इस टॉपिक को ना पढ़ा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा मैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। सही क्या है? आपको 2 अलग अलग थ्योरी दिया है। पहला को पढ़िए, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। दूसरा को पढ़िए, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन किसी विषय पर विचार कर सकते हैं। ऑप्शन ए 1 सही है, ऑप्शन बी 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं या ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों गलत है। तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 1 सही है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सही क्या है बोला है और 2 प्रकार की थ्योरी दिया है। पहला को पढ़िए, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। तो देखो राज्य विधानमंडल में टोटल ना 2 सदन होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला विधानसभा होता है और दूसरा विधान परिषद होते हैं। तो लगभग ना अनेकों जो ऐसे टॉपिक आता है जिस पर दोनों जो सदन है ना वो एक साथ क्या करते हैं, बैठते हैं। दूसरा को पढ़िए उसके अलावा, तो पहला जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा और दूसरा को पढ़ते हैं, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन किसी विषय पर विचार कर सकते हैं। तो देखो जनरली जो नॉर्मल टॉपिक होगा ना, नॉर्मल विषय होगा उसमें विचार तो कर सकता है, लेकिन विशेष इसमें जब टॉपिक आएगा ना, खास तौर से धन विधेयक वाली जो मामला आएगा ना, वो सबसे पहला जो इसमें सदन है वो सर्वे सर्वा होता है। तो इसमें क्या है, बैठना ना बैठना इनके ऊपर होता है। तो विधानसभा जो होता है वो इसमें सर्वे सर्वा रहता है, जिसमें धन विधेयक वाली मामला सबसे ज़्यादा इसमें चलता है। तो हो सकता है इस परिप्रेक्ष्य में ना ऑप्शन नंबर जो बी है ना, मतलब इसमें जो दूसरा दिया है इसको गलत मान लिया गया है, इसको नहीं लिया गया है ऑप्शन में।
में और केवल एक को ही सही लिया गया है। ठीक है, कि राज्य विधानसभा के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं, इसमें करेक्ट हो जाएगा। मान के चलो धन विधेयक वाली जो मामला आता है ना, धन से संबंधित जो मामला है, उसमें क्या है, जो राज्य विधानसभा के दोनों सदन ना किसी विषय पर विचार कर सकते हैं बोला, तो इसको नहीं लिया गया है। ठीक है, क्योंकि देखो राज्य का विधानसभा का जो रहता है ना, वो इसमें सर्वे सर्वा होता है, इसी वजह से मुख्य जो निर्णय होता है वो वही लेता है, इस वजह से हो सकता है। तो व्यापम ने ना ऑप्शन नंबर एक वो इसमें करेक्ट आंसर लिया है, तो इसलिए हम भी इसको करेक्ट आंसर इसी को भी लेते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की विषय संबंध कठिनाइयों का पता लगाता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगली पाठ योजना बनाता है। वह निम्नलिखित में से क्या कर रहा है? ऑप्शन ए सीखने का आकलन, ऑप्शन बी सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन सी सीखने के रूप में आकलन, या ऑप्शन डी विद्यार्थी को श्रेणी प्रदान करने के लिए आकलन। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी सीखने के लिए आकलन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगली पाठ योजना बनाता है। निम्नलिखित में से क्या कर रहा है जो शिक्षक है वो? तो वो सीखने के लिए आकलन ही ना कर रहा है जी। एक जो शिक्षक है पहले बच्चों के ना जो क्या क्या कठिनाई है पढ़ने में, इसका पता लगाएगा। जब उनको पता चल जाएगा कि ये निम्न प्रकार से जो कठिनाइयाँ वो आ रहा है, उसके बाद क्या करेगा, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए वो अगला जो पाठ योजना है वो तैयार करेगा कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, अगले बार इस प्रकार से पढ़ाऊंगा अगले बार, ताकि जो बच्चे हैं वो सरल तरीके से सीख पाए। तो वो जो शिक्षक है वो क्या कर रहे हैं, सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, बच्चों के सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 37 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 75वें अधिवेशन में मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्न में से किस वर्ष की घोषणा किया गया? ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023, या ऑप्शन डी 2024। तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 2023 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 75वें अधिवेशन में मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्न में से किस वर्ष घोषित किया गया? तो वो 2023 में घोषित किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। अब ये क्या है, आप लोग ये जान लो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 75वें अधिवेशन में मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या होता है, ये जान लो। तो इसे भारत सरकार की पहल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे 70 से अधिक देशों का समर्थन मिला था, जिसमें मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। मतलब जो है ना, वो मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभों और टिकाऊ खेती के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ना 75वें अधिवेशन में अंतर्राष्ट्रीय जो अनाज है ना उसका वर्ष घोषित किया गया था। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। और 70 से भी अधिक देशों का इसका समर्थन मिला था। ठीक है, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में ना खोज करता दिया है और सूची 2 में खोज दिया है। सबसे पहला देखो जेनर, दूसरा वाटसन, तीसरा दिया है लैंडस्टीन और चौथा दिया है फ्लेमिंग। उसके अलावा देखो खोज करके दिया है। पहला दिया है रुधिर वर्ग, दूसरा पेनिसिलिन, तीसरा टीकाकरण और चौथा द्विकुंडली। तो आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखो एक तरफ क्या दिया है, सूची 1 में खोज करता दिया है और सूची 2 में खोज दिया है। तो इसको मिलाते हैं। सबसे पहला देखो पी करके दिया है जेनर। तो जेनर ने क्या खोजा था, टीकाकरण खोजा था जी। उसके अलावा दूसरा वाटसन, तो वाटसन ने क्या किया था, द्विकुंडलिनी खोजा था। उसके अलावा तीसरा लैंडस्टीन, तो लैंडस्टीन ने क्या किया था, रुधिर वर्ग खोजा था। और चौथा इसमें दिया है फ्लेमिंग, तो फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन खोजा था। तो आप लोगों को एक बार इसको केवल पढ़ लेना है, एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के अभी जो प्रश्न है ना वो उतना नहीं पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग केवल एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से केवल एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, रटने की आवश्यकता नहीं है इसको एकदम ही। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यान से पढ़िए। त्रिवेद में भारतवर्ष के निम्नलिखित क्षेत्र का वर्णन है। ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी सप्त सिंधु प्रदेश।
तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी सप्त सिंधु प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। कैसे? त्रिगवेद में भारतवर्ष के निम्नलिखित क्षेत्र वर्णित है। तो त्रिगवेद में ना भारतवर्ष के कौन से क्षेत्र वर्णित है? तो वो सप्त सिंधु प्रदेश हो जाएगा। और सप्त सिंधु प्रदेश कहाँ कहाँ तक की था? तो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से लेकर के भारत के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जितने भी इलाका है ना वो सारे के सारे जो क्षेत्र है वो सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था सिंधु सभ्यता के काल में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। और त्रिगवेद के बारे में आप लोगों को पता होगा ना, हमारे में 4 प्रकार के वेद है। क्या? तो हमारे हिंदू ग्रंथ में 4 प्रकार के वेद होता है। सबसे पहला त्रिगवेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। सबसे पहला जो निर्माण हुआ था वो त्रिगवेद का निर्माण हुआ था। उसके बाद 3 अन्य ग्रंथ है उसका निर्माण हुआ था एक साथ। ठीक है, तो पूछा जाता है प्रश्न कि सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है जिसका रचना सबसे पहला हुआ था? तो त्रिगवेद को आप लोगों को पहला लेना है। ठीक है, और त्रिगवेद में जो भारतवर्ष का वर्णन क्षेत्र है ना, मतलब क्षेत्र का वर्णन है वो सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन है। तो ध्यान रखना है इसको आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय में क्या सही है? पहला, पहले यह राज्य का दायित्व था। दूसरा, यह संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधानित था। तीसरा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई। और चौथा, यह संविधान के अनुच्छेद 31A में प्रावधानित है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय में क्या सही है? और इसमें जो आप लोगों को 4 अलग अलग थ्योरी दिया था उसमें पहला सही हो जाएगा, पहले यह राज्य का दायित्व था, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधानित है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की मान्यता प्रदान की गई, तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चौथा, यह संविधान के अनुच्छेद 31A में प्रावधानित है बोले है ना, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ना संविधान के जो अनुच्छेद 31A है ना उसमें नहीं है प्रावधान, इसमें नहीं दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A में क्या दिया है? तो उसमें भू सुधार दिया है, मतलब भूमि सुधार और राज्य द्वारा संपत्ति के अधिकार को अधिग्रहण संबंधित कानून का संवैधानिक सुरक्षा दिया गया है। एक शब्द में अगर आप लोगों को बताऊं तो भूमि सुधार और राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के संबंध में कानून को दिया गया है। तो 31A में ये दिया गया है, यह संविधान के अनुच्छेद में प्रावधानित नहीं है मौलिक अधिकार जो है वो। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यान से पढ़िए। इंसुलिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए लाइनक ने, ऑप्शन बी बैक्टिंग व बेस्ट ने, ऑप्शन सी जेनर ने या ऑप्शन डी वॉक्समैन ने। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बैक्टिंग व बेस्ट ने इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की जो खोज है ना वो 1921 में। कब? तो इंसुलिन की खोज 1921 में बैक्टिंग और बेस्ट दो जो व्यक्ति थे ना इन्होंने किया था। अब इंसुलिन क्या होता है ये जान लो। इंसुलिन जो होता है ना वो एक प्रकार की क्या होता है, इंजेक्शन होता है, जो किसी को अगर ना क्या होता है शुगर होता है ना जिनको ना, तो वो क्या करता है एक बड़ा सा ना पेन के आकार का इंसुलिन रहता है जो बार बार अपने बॉडी में इंजेक्ट करते रहता है। लगभग एक दिन में 3 से 4 बार उन लोग ना इंजेक्ट करते हैं। और इंसुलिन का जो कार्य होता है ना वो शरीर में जो शर्करा होता है, जो ब्लड शुगर होता है ना, तो उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इसीलिए इंसुलिन का ना आवश्यकता होता है जिन लोगों को शुगर रहता है उन लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा डायबिटीज़ के उपचार के लिए काम आता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को ध्यान से पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान पर प्राप्त नहीं हुए। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी उज्जैनी।
तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उज्जैनी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान पर प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो आप लोगों को फर्स्ट में ही विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया हूँ जी, है ना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता की जो अवशेष है वो मोहनजोदड़ो से भी मिला है। जानते हो ना, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, जहाँ शमशान घाट मिला था। उसके अलावा हड़प्पा भी हो जाएगा। हड़प्पे की संस्कृति को ही देख करके तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया था जी, हैं। उसके अलावा लोथल, आपको बताओ ना कि लोथल में बहुत बड़ा एक क्या मिला था, तो वहाँ पर एक बंदरगाह मिला था। आप लोगों को बताया भी हूँ इसके बारे में। जो अवशेष नहीं मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के वो उज्जैनी में नहीं मिले हैं, ठीक है। और आपको बताओ ना तो ये प्रमुख प्रमुख शहर है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, तीनों के तीनों पढ़े हैं ना हम लोग। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 को ध्यान से पढ़िए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह जो है ना वो अगर आप भारत का मैप देखोगे ना तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा इस तरफ हिंद महासागर जो है ना वो इस तरफ होता है हिंद महासागर। इस तरफ क्या है, ए लिख लो और इस तरफ बी लिख लोगे तो ए का मतलब इस तरफ अरब सागर है और बी का मतलब बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। लेकिन क्या है ना इस तरफ जो हिस्सा होगा ना वो हिंद महासागर होता है और हिंद महासागर का हिस्सा जो है ना वो बंगाल की खाड़ी है। तो इसीलिए व्यापम ने जो आंसर लिया है वो हिंद महासागर लिया है, इसीलिए हम लोग भी क्या करेंगे इसी का आंसर लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, जो व्यापम ने आंसर लिया है वही आंसर हम लोगों को भी लेना है। अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे ना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है तो वो बंगाल की खाड़ी में बताते हैं, अक्सर आप लोग देखोगे तो। लेकिन व्यापम के द्वारा इसको लिया गया तो इसीलिए हम लोग इसको भी लेते हुए चलेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ना वो 2023 का जो एग्ज़ाम था वो ऑप्शन नंबर सी को ही लिया गया, उसमें पूछा गया जो प्रश्न है उसमें। तो इसी को हम लोग आंसर लेते हुए चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। और उसके अलावा देखोगे ना कि लक्षद्वीप कहाँ है तो इस तरफ लक्षद्वीप है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को ध्यान से पढ़िए। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी बैडमिंटन या ऑप्शन डी हॉकी। तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप जो है ना वो बैडमिंटन से संबंधित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। आप लोगों को इसका क्लास लिया था तो बताया भी था इसके विषय में। चलिए प्रश्न क्रमांक 46 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा आसन रक्त दाब को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है? ऑप्शन ए श्वासन, ऑप्शन बी पद्मासन, ऑप्शन सी शलभासन या ऑप्शन डी वक्रासन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए श्वासन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सा आसन रक्त दाब को सामान्य बनाए रखने के लिए सहायक होता है? तो कौन सा आसन जो होगा ना वो क्या होगा, तो वो फ्लैट जब आप लोग लेटते हो ना, मतलब ना पीठ के बल सीधे लेट जाएं और पैरों को क्या करें बीच से बराबर क्या करें एकदम सटीक में रखें। जैसे आप लोग सोते हो ऐसे करके तो एकदम फ्लैट आप लोग हाथ और पैर को रख करके सोते हो ना जी, हाथ आपका पैर एकदम फ्लैट वाला। तो यही जो आसन है ना वो श्वासन आसन कहलाता है। जब आप आसमान की ओर सर करके फ्लैट लेट जाते हो एकदम सीधा, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के आसन में ना रक्त दाब जो होता है वो सामान्य होता है। तो इसीलिए ना क्या होता है, ये सामान्य बनाए रखने में मदद करता है आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को ध्यान से पढ़िए। छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2022-23 निव्वल राज्य घरेलू उत्पादन के प्रचलित भाव के आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय अग्रिम अनुमान निम्न है। ऑप्शन ए 1,33,898, ऑप्शन बी 1,70,620, ऑप्शन सी 1,35,330 या ऑप्शन डी 1,40,898।
तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है 1,33,898 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2022-23 निवल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव के आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय अग्रिम अनुमान है। तो आने वाला जो सत्र है ना उसमें क्या माना था, अनुमान लगाया था प्रति व्यक्ति आय को, तो 1,33,898 इसमें अग्रिम माना गया था आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि राज्य के प्रति व्यक्ति अग्रिम अनुमान लगाया गया था आय को, तो 1,33,000 इसमें माना गया था। ठीक है, तो इतना केवल आप लोग ध्यान रखना 2022-23 में जो नवल राज्य था उसके अनुसार। चलिए प्रश्न क्रमांक 48 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जेम्स वॉट वास्प इंजन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, ऑप्शन सी J.L. बेयार्ड टेलीविजन, या ऑप्शन डी जे पार्किंस पेनिसिलिन। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जे पार्किंस पेनिसिलिन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन की जो खोज किया था वो बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। कौन? तो बेंटिंग और बेस्ट दो नामक मनोवैज्ञानिक है ना, दो जने, तो उन दोनों ने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज किया था। और ये जे पार्किंस बोला है ना तो इन्होंने नहीं किया था, ये इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत है बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए जेम्स वॉट, ये वास्प इंजन की खोज किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन की खोज किया था। J.L. बेयार्ड टेलीविजन की खोज किया था। ये तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है? तो अधिगम के दस्तावेज मतलब सीखने का जो दस्तावेज है उसकी रचनावादी दृष्टिकोण क्रिएटिविटी पर जो केंद्रित है ना वो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 पर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एनसीएफ 2005 पढ़ाया था उसमें आप लोगों को बताया था विस्तार पूर्वक आप लोगों को। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न प्रश्न क्रमांक 50 को ध्यान से पढ़िए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी लुम्बिनी, या ऑप्शन डी राजगृह। तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी वन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल जो होगा ना वो लुम्बिनी वन हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, नेपाल की तराई में। और इसके मम्मी का क्या नाम था? तो मम्मी का नाम महामाया था। ठीक है, और उसके पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन था। तो दोनों के नाम को याद रखना है। इसकी पत्नी का क्या नाम था? तो इसकी पत्नी का नाम यशोधरा है। और इसका पुत्र का क्या नाम था? तो इसके पुत्र का नाम राहुल था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। और ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा ना कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना क्या किया था, अपना संन्यास जो है वो ग्रहण किया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है इसके बारे में। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था, बताया था ना आप लोगों को जब पढ़ाया था। और इसकी मृत्यु कब हुआ था, मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो 483 में हुआ था। कब? तो 483 में इसका मृत्यु हुआ था। और इसके निर्वाण को या मृत्यु को क्या कहा जाता है? वो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है गौतम बुद्ध के मृत्यु को। और कहाँ हुआ था इसकी मृत्यु? तो कुशीनगर में हुआ था। इन सारे आप लोगों को डाटा को याद रखना है, कूट में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न जो होता है वो। तो चलिए आप लोगों का क्लास यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आप लोगों का 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इतना ही पूछा गया था। और आप लोगों ने देखा होगा या नोट किया होगा कि इसमें कूट वाला प्रश्न बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके सिंगल क्वेश्चन पूछा
पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को केवल आप लोगों को कलेक्ट करना है, समझ करके याद करके रखना है। सोचोगे कि पहले से कूट वाला प्रश्न कराओ तो कूट वाला नहीं रहता है जी, जो पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वही को बताया जाता है। उन लोग खुद से तैयार करते हैं जो क्वेश्चन होता है वो, तो 2 ही 4 इसमें ना कूट में पूछा गया, और अभी का 60 से 70% जो क्वेश्चन है वो कूट में पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन को ना आप लोगों को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।